हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि आप अपनी फील्ड्स में अपना बेस्ट दे पाएँ। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर यॉर्क स्क्रू चिलर। तो इससे पहले मैंने आपको एक SOP चार्ट दिखाया था, जिसमें मैंने आपको ब्लू स्टार से रिलेटेड जो स्क्रू चिलर था उसके कुछ पैरामीटर्स दिखाए थे, किस तरीके से चिलर को स्टार्ट करना होता है, उसके अलार्म को चेक करना होता है और उसके अलार्म के आने के पीछे के कारण को पता लगा के उसको सॉल्व करना होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उससे ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगेंगे चिलर से रिलेटेड, उसके पीछे की SOP से रिलेटेड, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है या किस तरीके से एक चिलर को ऑपरेट किया जाता है। तो उसी वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं आपको स्क्रू चिलर से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, पैरामीटर्स बताने वाला हूँ, बट ये यॉर्क स्क्रू चिलर से रिलेटेड है और ये जो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, यानी कि इसमें जितने भी पॉइंट्स है वो स्टेप बाय स्टेप है। स्टार्टिंग में किन चीज़ों को आपको करना है और जब चिलर आपका स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पर आपको क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से उसको स्टॉप करना है, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको इस चार्ट की मदद से मिलने वाली है। तो चिलर को स्टार्ट करने से पहले भी कई सारे ऐसे काम होते हैं या कई सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनको स्टार्ट करना होता है और उसके बाद आपका चिलर रन कर पाता है। तो आप ये सामने जो चार्ट देख पा रहे हैं ये स्टार्टिंग का पोर्शन है इस चार्ट का, जिसके अंदर आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी जिसमें कई सारे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो इन पॉइंट्स की मदद से आपको ये पता चलेगा कि चिलर को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन चीज़ों को आपको चेक करना होता है चिलर को चलाने से पहले। तो ये सारे पॉइंट्स डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट है इंश्योर दैट इनपुट वोल्टेज इज़ विद इन स्पेसिफाइड रेंज 380 टू 440 वोल्ट, यानी कि आपको आपकी चिलर को स्टार्ट करने से पहले आपके जो सब स्टेशन से या कहीं से भी आपकी अगर सप्लाई आती है 3 फेज सप्लाई चिलर के लिए, वहाँ पर आपको वोल्टेज को चेक करना है। वोल्टेज को चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वोल्टेज का जो रेंज है वो कम ज़्यादा होता है तो इससे आपकी जो कंप्रेसर के अंदर मोटर है उसका डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसको चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको SOP से रिलेटेड में जो मैंने ब्लू स्टार वाले चार्ट में आपको दिखाया था उसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था SPPR रिलेटेड अगर अलार्म आपको चिलर के अंदर देखने को मिलता है तो वहाँ पर शटडाउन लिमिट में 380 टू 440 वोल्ट लिखा था। वहाँ पर आपको मैंने शायद क्लियर बता नहीं पाया था मैं आपको, तो इस वीडियो में बता देता हूँ। तो वहाँ पर जो 380 और 440 वोल्ट आपको लिखा था शटडाउन लिमिट, तो वहाँ पर जो 380 है अगर उससे नीचे वोल्टेज होता है तो वो लो वोल्टेज के दायरे में आता है, यानी कि उस टाइम आपका कंप्रेसर शट डाउन हो जाएगा। और अगर 440 के ऊपर वोल्टेज जाती है वो आ जाता है हाई वोल्टेज के दायरे में, जहाँ पर आपका कंप्रेसर शट डाउन हो जाएगा। तो ये कंप्रेसर की शट डाउन होने की लिमिट थी पिछले वीडियो की SOP चार्ट में। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। तो सेकंड पॉइंट है ओपन द चिल्ड वाटर सप्लाई एंड रिटर्न लाइन बटरफ्लाई वाल्व, यानी कि जो चिल्ड वाटर की सप्लाई है, जो चिलर्स के लिए आपकी सप्लाई है वाटर की, उसके जो वाल्व्स होते हैं बटरफ्लाई वाल्व्स, आपको उनको ओपन करना होता है जिससे कि आपका जो पानी है वो अच्छे से सर्कुलेट हो पाए सिस्टम के अंदर। तीसरा पॉइंट है स्टार्ट वन ऑफ चिल्ड वाटर पम्प्स, इंश्योर अ चेंज ओवर ऑफ पम्प्स ऑन डेली बेसिस, यानी कि आपके जो पम्प्स हैं एक ही पंप तो लगा नहीं होता है, कई सारे पम्प्स होते हैं। तो डेली रूटीन्स में आपको हर एक पंप को अलग अलग दिन पे अलग अलग पम्प्स को चलाना है, जिससे कि एक ही पंप पे बार बार लोड ना पड़े, जिससे का उसका जो डैमेज होने का खतरा है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो आपको डेली चेंज करना है अपने पंप को, जिससे कि एक ही पंप पे लोड ना रहे। चौथा पॉइंट है चेक वाटर लेवल / प्रेशर इन एक्सपेंशन टैंक एंड फिल टैंक इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि आपका जो एक्सपेंशन टैंक होगा जहाँ से आप पानी का यूज़ करते हैं सिस्टम के अंदर, या कोई सा भी टैंक है जिससे कि आप उस टैंक से पानी लेते हैं सिस्टम को रन कराने के लिए, तो वहाँ पर आपको वाटर का लेवल चेक करना है। अगर वाटर का लेवल नीचे गिरता है तो आपके सिस्टम में एयर आने का खतरा रहता है। एयर आएगी तो आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसको आपको चिलर को स्टार्ट करने से पहले करना होता है। उसमें जितना भी आपका पैरामीटर्स है उनको चेक करना है, चाहे वो प्रेशर से रिलेटेड हो या टेम्परेचर से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। वाटर लेवल चेक करना है एक्सपेंशन टैंक का। पांचवा पॉइंट है ओपन द कंडेंसर वाटर सप्लाई एंड रिटर्न लाइन बटरफ्लाई वाल्व्स। ओके, तो अभी आपने ऊपर देखा था सेकंड वाले पॉइंट पे, तो इसमें ये बताया गया है जो कंडेंसर की वाटर सप्लाई के वाल्व्स हैं इन और आउट के, वो आपको बटरफ्लाई वाल्व्स ओपन करने हैं। उसी के बाद आपको कंडेंसर पंप को रन कराना है। छठा पॉइंट है 6 पॉइंट है आपका स्टार्ट वन ऑफ द कंडेंसर वाटर पम्प्स
इंश्योर चेंज ओवर पम्प्स डेली। तो अभी ऊपर जैसे बताया था कि जैसे आपने चिल्ड वाटर का जो पंप है उसको डेली चेंज, रूटीन में चेंज करना है। एक पंप अगर आपने आज चलाया तो दूसरा कल चलाना है। तो इस तरीके से आपको कंडेंसर पंप का भी करना है। अगर आज आपने 1 नंबर पंप चलाया तो कल आप 2 नंबर पंप को चलाइएगा, जिससे कि एक ही पंप पे आपका लोड ना पड़े। उसके बाद 7वां पॉइंट है ओपन इनलेट एंड आउटलेट वाल्व्स ओनली ऑफ द कूलिंग टावर विच इज़ टू बी स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो कूलिंग टावर है उसके वाल्व्स खोलने हैं जो आपको कूलिंग टावर को चलाना है, यानी कि जिस कूलिंग टावर को आपको रन कराना है, इस्तेमाल में लेना है, उसी कूलिंग टावर के आपको वाल्व्स को खोलने हैं, उसको स्टार्ट करना है। ठीक है। उसके बाद है आपका 8वां पॉइंट चेक द वाटर लेवल एंड स्प्रे ऑफ वाटर इन द कूलिंग टावर। ओके, अब जैसे एक्सपेंशन टैंक के लिए था पॉइंट कि आपको उसमें लेवल चेक करना है वाटर का, उसी तरीके से आपको कूलिंग टावर के अंदर भी स्टार्ट करते वक्त, यानी कि चिलर को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले तो चेक करना ही है, उसके बाद भी आपको कूलिंग टावर को बार बार चेक करना होता है, क्योंकि कूलिंग टावर के अंदर वाटर का जो लेवल है वो बार बार इवेपोरेट होता रहता है, यानी कि जो उसके अंदर पानी है उसका क्या होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है। इसलिए आपको वहाँ पर जाके 1 घंटे या 2 घंटे में बार बार चेक करते रहना है वाटर का लेवल, जिससे कि क्या हो, अगर वाटर का लेवल कम हो जाएगा या पानी उसमें ख़त्म हो जाएगा कूलिंग टावर के सम्प में, तो एयर आने का खतरा रहेगा, जिससे कि आपका सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। उसके बाद 9वां पॉइंट है ओपन कूलिंग टावर ब्लो डाउन वाल्व अप टू प्रेडेंटिफाइंड मार्क ओनली। ओके, तो जो ब्लो डाउन वाल्व होता है, ब्लो डाउन वाल्व इसलिए यूज़ किया जाता है जो आपका पानी बार बार इवेपोरेट होता रहता है, तो जो पानी इवेपोरेट हो जाता है वो तो पानी आपका उड़ जाता है, बट उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर के जो बचा हुआ वाटर है उसके अंदर रहते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल्स का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ब्लो डाउन वाल्व का यूज़ करते हैं। उस पानी को क्या करते हैं, निकाल के फ्रेश पानी भरा जाता है। तो उस वाल्व को आपको चेक करना है कि वो जो मार्क है वाल्व का वो सही तरीके से खुला है या बंद है, वो चेक करना है आपको। तो 10वां पॉइंट है स्टार्ट द फैन ऑफ ओनली कूलिंग टावर विच इज़ टू बी स्टार्टेड, यानी कि जिस कूलिंग टावर को आपको इस्तेमाल में लेना है उसका आपको फ़ैन भी चला के रखना है। 11वां पॉइंट है इंश्योर दैट द ऑयल हीटर इज़ ऑन एटलीस्ट 8 आवर प्रियोर टू फर्स्ट स्टार्टअप, यानी कि आप किसी भी चिलर को जब लंबे समय के बाद स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो उसका ऑयल हीटर है वो चिलर को स्टार्ट करने के 8 घंटे पहले से ही स्टार्ट रहना चाहिए, जिससे कि उसका ऑयल गर्म रहे, आपके कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है वो पहले से ही गर्म रहे जब आप चिलर को स्टार्ट कर रहे होते हैं। 12वां पॉइंट है इंश्योर ऑल सेंसर बल्ब्स आर इंसर्टेड प्रॉपरली इन द थर्मोवेल, यानी कि जो आपके सेंसर्स होते हैं उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो अच्छी तरीके से रहे, यानी कि जहाँ पर उनको फिट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है थर्मोवेल के अंदर, वो उन्हीं के अंदर होने चाहिए और जो उनकी पोजीशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, वो अच्छे से सेंस कर पाए जिस चीज़ के लिए भी लगाए गए हैं, चाहे वो टेम्परेचर के हों चाहे वो किसी भी चीज़ के सेंसर्स हों, वो अच्छे से अपनी पोजीशन पे होने चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से क्या कर पाएँ, उस पार्ट को सेंस कर पाएँ। 13वां पॉइंट है इंश्योर द ऑयल लेवल इज़ अबव द हाफ लेवल ऑफ द बॉटम साइड ग्लास इन द ऑयल सेपरेटर, यानी कि ऑयल सेपरेटर आपने देखा होगा जिसमें ऑयल और रेफ्रिजरेंट को अलग अलग किया जाता है और जो ऑयल है वो ऑयल सेपरेटर में आ जाता है। तो ऑयल सेपरेटर के बाहर की तरफ आपने देखा होगा साइड ग्लास लगी रहती हैं जिसमें आप ऑयल का लेवल चेक करते हैं। अगर जो ऑयल का लेवल है उस साइड ग्लास में हाफ से नीचे चले जाता है तो वहाँ पर ऑयल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको वहाँ पर ऑयल का लेवल बार बार चेक करना होता है, उसकी रीडिंग आपको लॉग बुक में भरनी पड़ती है, जिससे कि आपको पता रहे कि जो कंप्रेसर में ऑयल जा रहा है या और जगह जो ऑयल जा रहा है उसका लेवल कम तो नहीं हो गया है। अगर वो ऑयल का लेवल कम हो जाता है तो उसमें ऑयल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद 14वां पॉइंट है इंश्योर सिस्टम रेडी टू स्टार्ट डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन, यानी कि जो डिस्प्ले होती है चिलर की वहाँ पर आपको दिखाएगा अगर आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा, जब वो सारी चीज़ों को क्या देख लेगा, एक बार चेक कर लेता है, कमांड आने लग जाती है सारी चीज़ों से, तो आपका सिस्टम क्या दिखाएगा डिस्प्ले पे, सिस्टम रेडी टू स्टार्ट, यानी कि आपका सिस्टम है वो चलने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये पॉइंट्स के कंप्लीट हो जाने के बाद आपको चिलर को स्टार्ट करना होता है और उसको रन कराना होता है। उसके बाद भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपको हर 1 घंटे में उसकी रीडिंग पैरामीटर्स चेक करने होते हैं और उसको आपको लॉग बुक में भरना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हर एक चिलर पे अप्लाई होते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये जो चार्ट है ये सिर्फ यॉर्क चिलर का नहीं है, ये सारे चिलर में अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सेम आपको हर चिलर में देखने को मिलेंगे किसी भी चिलर को स्टार्ट करने से पहले।
तो इनको देख लीजिएगा और जो इसका PDF या डायग्राम होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ पार्ट है इसका जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चिलर को स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से उसको स्टॉप करेंगे। तो चलिए उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसका सेकंड पोर्शन, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग द चिलर, प्रोसीजर फॉर स्टॉपिंग द चिलर। तो ये 2 पॉइंट्स हैं या 2 पार्ट हैं जिसमें आपको चिलर को स्टार्ट करना और किस तरीके से उसको स्टॉप करना है, उसके कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग द चिलर। पहला पॉइंट है टू स्टार्ट द चिलर प्रेस द कंप्रेसर स्टार्ट स्विच, दिस स्विच विल ऑटोमेटिकली स्प्रिंग रिटर्न टू द रन पोजीशन। यानी कि आपका जो पैनल होगा या जहाँ पर डिस्प्ले लगी रहती है वहाँ पर स्टार्ट या रन का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको प्रेस करना है, जिसको प्रेस करने के बाद आपका कंप्रेसर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है टेक द रीडिंग्स ऑफ चिलर एवरी 2 आवर्स एंड नोट डाउन इन द लॉग बुक। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपको चिलर स्टार्ट करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। हर 1-2 घंटे के बाद या 1 या 2 घंटे के बाद आपको रीडिंग भरनी होती है चिलर की कि किस तरीके के पैरामीटर्स आपके चिलर पे शो हो रहे हैं, उसको आपको लॉग बुक में लिखना होता है। तीसरा पार्ट है ऑल एचूज स्टार्ट एंड स्टॉप ऑटोमेटिकली थ्रू टाइमर, टेक राउंड ऑफ एचू एवरी 3 आवर्स एंड एवरी टाइम द पावर सप्लाई इज़ रिस्टोर्ड आफ्टर अ पावर कट। ओके, तो चिलर के साथ जो एचू कनेक्टेड रहते हैं, अगर आपके जो चिलर्स हैं उनके साथ एचू इंटरलॉक हैं, यानी कि आपका जो चिलर है वो स्टार्ट होने के बाद आपके जो एचूस हैं वो अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके एचूस इंटरलॉक नहीं है, उसमें टाइमर नहीं लगा है या अपने आप नहीं ऑन होते हैं, तो आपको एचूस को ऑन करना है और हर 3 घंटे के बाद आपको चेक करना है कि आपके एचूस अच्छे से रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी पावर की सप्लाई जाती है तो आपको हर एक पार्ट को फिर से चेक करना होता है कि अगर आपके पावर जाने के बाद सारे पार्ट्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं तो अब तो ठीक है। अगर आपके जो पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होते हैं तो आपको दोबारा से उनको स्टार्ट करना होता है या रीस्टार्ट करना होता है। तो इस तरीके से आप चिलर को स्टार्ट करते हैं और उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, उसके पैरामीटर्स, और उसको नोट डाउन करते हैं आपके लॉग बुक के अंदर। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर स्टॉपिंग द चिलर, यानी कि आपने स्टार्ट तो कर लिया अब चिलर, अब इसको आपको स्टॉप किस तरीके से करना है। तो पहला पॉइंट है टू स्टॉप द चिलर पुश द कंप्रेसर स्टॉप रीसेट स्विच, यानी कि आपका जो कंप्रेसर का रीसेट का या स्टॉप का जो स्विच लगा रहता है उसको आपको पुश कर देना है, जिससे कि आपका कंप्रेसर बंद हो जाता है या चिलर बंद हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्टॉप द कूलिंग टावर फैन विच इज़ रनिंग, यानी कि जो कूलिंग टावर आपने स्टार्ट किया था उसके फ़ैन को आपको बंद कर देना है। थर्ड पॉइंट है स्टॉप द कंडेंसर वाटर पंप विच इज़ रनिंग, यानी कि जो कंडेंसर वाटर पंप है उसको भी आपको स्टॉप कर देना है। चौथा पॉइंट है क्लोज द कंडेंसर वाटर सप्लाई एंड रिटर्न लाइन बटरफ्लाई वाल्व। तो जो आपने वाल्व्स ओपन किए थे स्टार्टिंग में कंडेंसर से रिलेटेड या उसके वाटर लाइन से रिलेटेड, तो उनको आपको वापस से क्लोज कर देना है, जिससे कि उस कंडेंसर के अंदर वाटर रन ना करे। पांचवा पॉइंट है क्लोज द चिल्ड वाटर पंप विच इज़ रनिंग, यानी कि जो चिलर से रिलेटेड वाटर पंप थे उसको बंद कर देना है। और जो छठा पॉइंट है उसमें लिखा है क्लोज द चिल्ड वाटर सप्लाई एंड रिटर्न लाइन बटरफ्लाई वाल, यानी कि जैसे आपने कंडेंसर के वाल्व्स को बंद किया था उसी तरीके से आपको चिल्ड वाटर पंप्स के भी वाल्व्स को बंद कर देना है, जिससे कि उसके अंदर पानी रन करना बंद हो जाए। तो इस तरीके से आप चिलर को बंद कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, जिससे कि आपका चिलर अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा। सारे जितने भी पॉइंट्स आपने देखे यहाँ पर उनको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके आप किसी भी सिस्टम को बंद कर सकते हैं और इसके बाद आप निश्चिंत होकर अपने घर को जा सकते हैं या आप उस काम को हैंड ओवर दे सकते हैं दूसरे ऑपरेटर के हाथ में। तो इस तरीके से आप किसी भी चिलर को ऑपरेट करते हैं, उसको रन कराते हैं और उसको स्टॉप करते हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये जो डायग्राम है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जाइए नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस चैनल पे मैं HVAC से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट। तो आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।